माय चैनल ओनली स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में बताऊंगा। तो वैदिक सभ्यता क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मैं आप लोगों को प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में पाषाण काल और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में मैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो नीचे लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है, इसलिए हम इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। यह एक कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति। और पिछले जो पढ़ाया तो हड़प्पा सभ्यता वाली संस्कृति कैसी थी? तो वो शहरी थी। और वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण संस्कृति। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। यद्यपि आर्यों द्वारा इस संस्कृति की स्थापना की गई, अतः इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख मिलता है। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद में अनेक बातों में समानता पाई गई है। तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यह 1500 बीसी से 600 बीसी तक यह सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। तो इसे दो पार्ट में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जिसे देव भाषा भी कहते हैं या देवताओं की भाषा भी कहते हैं। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। आर्य मध्य एशिया से भारत में आए और सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश यानी 7 नदियों का प्रदेश। उस समय पंजाब और हरियाणा था, अब अलग अलग हैं। वहीं पर ये आर्य आकर बस गए। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? तो इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में आइए जानते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार थी। पहले कुल, कुल से फिर ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन। कुल के प्रमुख, कुल मतलब परिवार या परिवार के मुखिया को यहाँ कुलप कहते हैं। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी और विश्व के प्रधान को विश्वपति एवं जन के जन उस टाइम काबीला, काबीला के प्रमुख को राजन या राजा कहते थे या कहलाते थे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। कबीले के प्रधान को सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। संभवतः कबीले की आम सभा या समिति राजा या राजन या राजा को चुनती थी। सभा और समिति दोनों ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती हैं, जो राजा को सलाह देती थीं। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, विद्वान लोगों की यह संस्था थी सभा। और समिति यह सामान्य लोगों की संस्था थी, जिन्हें कहते हैं आम लोग। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थीं। ऋग्वैदिक काल में बहुत ही अच्छा सम्मानजनक स्थिति थी स्त्रियों की। अब बात करते हैं बलि। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश देती थी, उसे बलि कहते थे। अब राजपति, तो राजपति ऋग्वेद में चरागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को राजपति कहते थे या कहा जाता था। ऋग्वेद में दुर्गपति के लिए पुरप तथा गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। उग्र, उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को
पकड़ने का कार्य करता था। गवष्टि युद्ध के लिए ऋग्वेद में गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। और युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा ही किया करता था। इस समय प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कृषि तथा पशुपालन ये लोग करते थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है, जो परुष्णी या रावी नदी के किनारे भरत जन एवं 10 अन्य जनों के बीच हुआ था। जाति व्यवस्था का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख है। इसमें कहा गया है, ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा जी के मुख से छत्री, मतलब ब्राह्मण मुख से छत्री भुजाओं से, वैश्य जंगा से तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है। समाज ये पितृसत्तात्मक था, किंतु स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थीं। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख मिलता है। और दूसरी नदी सरस्वती, जिसे नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। गंगा का एक बार और यमुना का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख मिलता है। अब ऋग्वैदिक कालीन नदियां, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वितस्ता झेलम नदी, आस्कनी चिनाब नदी, परुष्णी रावी नदी को कहते थे, विपाशा व्यास नदी को कहते थे, सदानीरा गंडक नदी, सतुद्री ये सतलज नदी, कुबा काबुल नदी को कहते थे, द्रसद्वती गग्गन नदी को कहते थे, गोमती गोमल नदी को कहते थे, कुब्र कुर्रम और सिंध नदी को कहते थे। तो यह प्राचीन नाम और आधुनिक नाम में ये डिफरेंस बताया गया है। अब ऋग्वैदिक काल के देवता, तो इंद्र ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण देवता थे। इनकी चर्चा ऋग्वेद में 250 बार हुई है, यानी ऋग्वेद में इनके नाम पर 250 सूक्त लिखे हैं या उनका उल्लेख है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते थे और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। पुरंदर मतलब किलों को जीतने वाला। अब अग्नि, इनकी चर्चा 200 बार, यानी ऋग्वेद में इनके 200 सूक्त हैं। इन्हें मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है। कि इन्हें अग्नि देवता को, वरुण वायु एवं जल या ऋतु के देवता हैं, मुख्य रूप से ऋतु के देवता। सोम जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता, रौद्र पशुओं का देवता है एवं इन्हें उग्र देवता भी कहते हैं, मतलब जल्दी गुस्से में होने वाला, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। विष्णु संरक्षक एवं पालन करता। इस प्रकार तो इस युग में क्या होता था, 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। यह उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है यज्ञ। तो राजा जब अपनी शक्ति बढ़ाने लगे तो उत्तर वैदिक काल में तो अश्वमेध यज्ञ, जहाँ तक घोड़ा जाता था वह क्षेत्र राजा का हो जाता था। घोड़े को रोकने वाले को राजा से युद्ध करना पड़ता था। वाजपेयी, यह राजा की शक्ति प्रदर्शन का एक माध्यम था। इसमें रथ रेस या रथ दौड़ होती थी। राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहते थे। वैदिक काल के 60 दर्शन, तो 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन कपिल हैं इसके रचयिता, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक कड़ाद या उलूक, उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी।
अब दिशा उत्तर वैदिक जो शब्द थे उस समय दिशाओं के, और राजा पूर्व प्राची, पूर्व दिशा प्राची कहते थे, और पूर्व दिशा में जो थे राजा उन्हें सम्राट। पश्चिम प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में राजा को भोज कहते थे। गाय को अगन्या कहते थे, ना मारे जाने योग्य पशु कहा गया है। घोड़ा भी एक महत्वपूर्ण पशुधन था इस युग में। पूषण, ऋग वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। आर्थिक जीवन क्या था इनका? कृषि मुख्य पेशा था। तो आर्थिक जीवन क्या था? कृषि मुख्य पेशा था। लोहे का उपयोग होता था जिसे श्याम अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में हल को शीर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे जौ के साथ गेहूं और चावल ब्रीही भी उपजाने लगे थे। कृषि उत्पाद एवं पशुओं का व्यापार होता था। आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। चित्रित दूसर मृतभांड इस युग की मुख्य विशेषता थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का महत्व घटा और प्रजापति को मुख्य देवता के रूप में ये मतलब लोग प्रतिष्ठा दी या इन्हें पूजने लगे प्रजापति को। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की। मतलब ऋग वैदिक काल में इतना कर्मकांड हावी नहीं था जितना उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड हावी हो गया। हवन यज्ञ आदि होने लगे तो इसे उत्तर वैदिक काल में टूटी नाव की संज्ञा दी है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में इसका प्रमाण मिलता है। गार्गी याज्ञवल्क संवाद बृहदारण्यक में यह उपनिषद है जो उसमें इसका उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। अब इसमें पर्दा प्रथा प्रचलित हो गई, जबकि ऋग वैदिक काल में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां मतलब विधवा होने के बाद दोबारा शादी कर सकती थीं, पर उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई तथा एक गोत्र में विवाह निषिद्ध माना गया। अदिति और उषा ऋग वैदिक काल की देवियां हैं। तो इस काल के बारे में आपको इतनी जानकारी मैंने दी। ज़्यादा इस काल में डिटेल में नहीं गए क्योंकि इस काल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।